गाइस जैसे कि हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमें 11th क्लास के अभी हमने फिजिक्स के चैप्टर किए थे। तो हम लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर किया था वो चैप्टर नंबर 7 था। तो आज हम उसी सीक्वेंस का 8th चैप्टर लेके आए हैं और जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी। और साथ के साथ ये मैसेज और इसको अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी किसी बहन भाई के लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर देना और इन वीडियो को शेयर कर देना और उन्हें कहना कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलो गाइस, अपने ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर से, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसके अंदर से सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन को उठाते हैं। ऐसा पोर्शन, ऐसे वर्ड्स या ऐसी जो लाइनिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस करते हैं। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहता है। जैसे ही ये एक बार 11th क्लास फिर 12th क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हम डेली एक 9th क्लास का थ्योरी का चैप्टर डालेंगे और साथ के साथ 11th 12th के न्यूमेरिकल की भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के सेशन का जो टॉपिक है भाई वो है ग्रेविटेशन। एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं ग्रेविटेशन होता क्या है। जब भी कोई जो क्या होता है, दो हैवी बॉडीज़ हैं, कोई भी दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, दो हैवी बॉडीज़ एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अगर इनमें से एक बॉडी अर्थ है, अगर इनमें से एक बॉडी अर्थ है तो इस ग्रेविटेशन का नाम क्या बदल जाता है, क्या हो जाता है भाई, बदल कर ग्रेविटी हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर दो हैवी बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ है तो उस फोर्स को क्या नाम दे दिया जाता है, ग्रेविटी नाम दे दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आप देख पा रहे होंगे, पहली बात तो ग्रेविटेशन के ऊपर काम किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो के बाद हमारे सामने एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है केपलर। हमें केपलर के 3 लॉ पढ़ने होते हैं। केपलर के पहले लॉ में क्या कहा गया है कि हर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स मूव। ये जो शेप आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इलिप्स होती है, ऐसी शेप को क्या कहा जाता है, इलिप्स कहा जाता है। उसमें कहा गया है, केपलर्स लॉ के अनुसार कहा गया है कि हर एक प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ क्या करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सन उसकी एक फोकाई पर प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख रहे होंगे एस पॉइंट पर सूर्य क्या है, प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोकस के ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट है सन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि केपलर्स लॉ में जो सभी प्लैनेट हो क्या है उसके चारों तरफ घूमते हैं और पी वो पॉइंट है जहाँ पर वो प्लैनेट उस सन के पास होता है। इस पी पॉइंट को पेरीहेलियन क्या कहा जाता है, पेरीहेलियन कहा जाता है। और इस ए पॉइंट को जब वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, उसे क्या कहा जाता है, एपीहेलियन कहा जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो एलिप्स की लॉन्ग एक्सिस होती है, जो आपकी लॉन्ग एक्सिस है पी से ए तक जो एक्सिस है उसे ए से लिखा जाता है, 2a वो डिस्टेंस रहेगा। वैसे ही बी सी जो एक्सिस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बी सी एक्सिस है, ये बी सी एक्सिस क्या है, 2b है। ठीक है, तो जो सन होता है ये मेजर एक्सिस है, इसलिए से क्या है, ये मेजर एक्सिस। ए जो है वो कौन सी है, मेजर एक्सिस है, और बी जो है वो कौन सी है, माइनर एक्सिस। मतलब ये माइनर एक्सिस होती है और ये आपकी मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सन उसके वन ऑफ द फोकाई पर मौजूद होता है। अगली बात करते हैं, सेकेंड लॉ में क्या कहा गया था। सेकेंड लॉ में कहा गया था कि जो द लाइन डेट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई मान लो, देखो कि कोई प्लैनेट पहले पी पॉइंट पर था, फिर वो पी डैश पॉइंट पर पहुंचा, अब वो पी डैश के बाद पी डबल डैश पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच गया मान लो। तो पी से पी डैश का जो एरिया होगा और पी डैश से पी डैश का एरिया किसके बराबर होगा, पी डबल डैश के एरिया के बराबर होगा। अगर दोनों का टाइम क्या हुआ, बराबर हुआ, तो ये दोनों एरिया भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब अगर टाइम इंटरवल, एक सेम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर एक प्लैनेट इक्वल एरिया क्या करते हैं, कवर करते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। तीसरे लॉ की अगर हम बात करें तो द लॉ ऑफ पीरियड्स, इसमें क्या गया है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था मेजर एक्सिस कौन सी थी, जो 2a के नाम से बताई गई थी वो कौन सी थी, मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, एक सेमी मेजर एक्सिस है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। अब जो यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक प्लैनेट कंप्लीट रोटेशन करने में
उस सन के कंप्लीट रोटेशन करने में जो उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड का क्यूब, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर, एक मिनट, उस टाइम पीरियड का आपका क्या है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, उस एक्सिस के, उस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी के अनुसार आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकालने होते हैं। जैसे कह देंगे कि किसी प्लेनेट का टाइम पीरियड T1 है और दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड T2 है। पहले प्लेनेट की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो A1 है, तो दूसरे प्लेनेट की सेमी मेजर एक्सिस निकालिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, T1/T2 होल का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल टू ले लेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कोई भी कॉन्स्टेंट लेंगे वो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A1/A2 होल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर आप देख पाएंगे ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस से कुछ टाइम पीरियड हैं, यूनिट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब जो सेकंड लॉ था उसके अंदर क्या कहा गया था, इक्वल डेल ए बाय डेल टी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। डेल ए क्या है, एरिया है, और डेल टी क्या है, टाइम पीरियड है। डेल ए बाय डेल टी किसके बराबर आता है, 1/2 आर इंटू पी बाय में एम, आर इंटू पी बाय में एम। और आर इंटू पी क्या है यहाँ पर भाई, आर इंटू पी क्या है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या रहेगा, एल रहेगा। तो जो डेल ए बाय डेल टी है, मतलब चेंज इन एरिया इन ए इंटरवल ऑफ टाइम, भाई एक टाइम इंटरवल के अंदर एरिया में कितना चेंज आया है, किसके बराबर रहेगा, एंगुलर मोमेंटम बाय डबल ऑफ द मास। ठीक है, किसके रहेगा, एंगुलर मोमेंटम बाय में 2a के वहाँ पर आपके बराबर रहेगा। आगे देखेंगे ये सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं भाई। सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो सेंटर से सेंटर की तरफ एक्ट करती हैं। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेज उन्हें कहा जाता है जो सेंटर से सेंटर की तरफ एक्ट करती हैं। यहाँ पर आपको टॉर्क की बात की गई है। टॉर्क आप पहले पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई जो ग्रेविटेशन लॉ है उसके अनुसार क्या कहा गया है, जो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होती है, किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल होती है, मासेस के तो प्रोडक्ट के, मासेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो फोर्स होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार आप देख पाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, दस द ग्रेविटेशनल फोर्स F12 ऑन द बॉडी फर्स्ट ड्यू टू F21 ऑन द बॉडी टू आर रिलेटेड। तो भाई देखो, जैसे मान लो ये कोई एक प्लेनेट है और ये कोई दूसरा प्लेनेट है, इसने कोई फोर्स लगाई F12 इसके ऊपर, तो वैसे ही ये भी प्लेनेट किस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, वो क्या होगी, F21। बट ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये दोनों फोर्सेज क्या होंगी, इक्वल होंगे, बट इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट दिखा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब एक बात है, मान लो कि एक कोई बॉडी है और इसके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे इसके यहाँ पर कोई बॉडीज़ हैं। ये एक बॉडी है, इसके ऊपर इसके द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स लगाई गई है, इन सभी बॉडीज़ के द्वारा, इन सभी बॉडीज़ के द्वारा इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाई गई है। तो इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी, इन सब ग्रेविटेशनल फोर्सेज का सम होगा। ठीक है, ये कोई बॉडी थी जिसके ऊपर इन बहुत सारी बॉडीज़ ने क्या लगाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, और जो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स का सम होगा वो क्या होगा, इन सभी बॉडीज़ के द्वारा लगाई गई ग्रेविटेशनल फोर्स का सम होगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहीं यहाँ पर कहा गया है कि F1 क्या है, मान लो Gm21 M1/R21 का स्क्वायर है, और Gm3 ये M1 मास के ऊपर सारी फोर्सेज लगाई जा रही हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर M1 मास है, ये आपका M1 मास है, ये आपका M1 मास है, ये M3 है, ये M4 है, और ये M2 है। यहाँ पर आपका M2 है। तो इस M1 मास के ऊपर द्वारा इसके द्वारा फोर्स लगाई गई, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, इन सभी फोर्सेस का सम हो जाएगी। इन सभी फोर्सेस का आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर सम हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं करना। वो जिस मास की आप बात करेंगे, और जैसे M1 की बात की तो आप M1 मास के डिस्टेंस को ले ले, M3 की बात की तो M3 मास की डिस्टेंस ले ले, M4 की बात की तो M4 मास का डिस्टेंस आप वहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं भाई। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हेलो, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था।
द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को किसने फाइंड आउट किया था। ये आप ध्यान रखेंगे, हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था। किसने किया था भाई? हेनरी कैवेंडिश ने ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फाइंड आउट किया था। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आप आगे देखेंगे और वो आपको याद रखनी है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसकी वैल्यू की अगर बात की जाए यहाँ पर दी गई होगी उसकी वैल्यू, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम इनवर्स स्क्वेयर इसका वैल्यू होती है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो देखिए भाई एफ क्या था? जी एम एम बटे आर स्क्वायर था, यहाँ पे डी स्क्वायर है, डिस्टेंस को डी मान लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जी एम एम बटे डी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल से। एक लेंथ एल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फोर्स इंटू लेंथ ये वर्क डन होगा ना। देखो भाई लीनियर के अंदर जी एम एम बाई डी स्क्वायर क्या थी? फोर्स थी, उसे एक लेंथ एल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स इंटू लेंथ क्या था? वर्क डन था, हमने पढ़ा था। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था? वर्क डन था। वैसे ही एंगुलर में टॉर्क इंटू थीटा क्या था? वर्क डन था। अब दोनों के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। अगर एंगुलर की बात करेंगे तो आपको वर्क डन की यहाँ पर वैल्यू निकाल पाएंगे, या फिर आप टॉर्क की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू आपको दी गई है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जाएगी, जी की बात की जाएगी। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पहले समझते हैं भाई। देखो जी एम एम बाई आर स्क्वायर की यहाँ पर बात की गई थी, जी एम एम बाई आर स्क्वायर की। अगर अर्थ वहाँ पर एक बॉडी है, क्या है? अर्थ वहाँ पर एक बॉडी है, तो हम किसकी बात करेंगे? मास ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये स्मॉल आर क्या है? ये एक क्या है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल आर क्या है। देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट माना गया है पी, जो आर डिस्टेंस पर है, जो अर्थ के आर डिस्टेंस पर है। अर्थ सरफेस की रेडियस कितनी है? आर ही है। और पी एक पॉइंट है जो अर्थ सरफेस में है, मतलब अर्थ के इनसाइड है, तो उसके डिस्टेंस को आर माना गया है। तो उस पर जो फोर्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जी एम मास ऑफ द एम, जो स्मॉल एम है वो क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और जो कैपिटल ये लिख रखा है, एम ई लिख रखा है, वो क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ है, और आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द बॉडी है। अगर किसी हाइट पर जाते हैं, देखो भाई सीधी सी बात है यार, एक छोटी सी चीज़ समझेंगे। मान लो ये अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती? एम जी लगती। ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? जी एम एम बटे में आर स्क्वायर। ये दोनों लग रही हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मास से मास को काट देते हैं। जी की वैल्यू क्या आएगी? जी एम बाई आर स्क्वायर आएगी। वहीं तो कैलकुलेट की गई है। जी की वैल्यू क्या है? जी एम ई बाई में आर ई स्क्वायर है। ये क्या है? अर्थ की बात है, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है अर्थ के ऊपर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी रहती है? अर्थ सरफेस पर रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एट सेंटर ऑफ अर्थ पे बात की जाए, अर्थ के सेंटर पर बात की जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? अर्थ पर रेडियस कितनी हो जाएगी? सेंटर ऑफ अर्थ पर आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर आर ई की वैल्यू 0 हो जाती है, अभी एक मिनट, अभी आपको मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है, आगे डेप्थ का एक केस आएगा, उसके अंदर आपको इसका सोल्यूशन दिया गया है, वहाँ पर हम चलते हैं एक बार। देखो भाई, अगर किसी हाइट पर जानते हो, मान लो जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये बॉडी क्या है? अर्थ सरफेस से एक हाइट एच पर है, अर्थ सरफेस से एक हाइट एच पर है, तो वहाँ पर जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी? जी एम ई एम बाई में आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर। ठीक है, तो जी एच कैसे निकालेंगे? एफ एच बाई एम। फोर्स भाई, अरे जी निकालना है तो वही मैंने बताया था ना, एम जी, दोनों तरफ एम जी था, तो जी की वैल्यू निकाली, एम से डिवाइड किया, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच स्क्वायर, इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, तो वहाँ पर जी एच कितना आ जाएगा? जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर ई। ठीक है, ये वैल्यू आप सीधी याद रखेंगे। बाइनोमियल से एक्सपेंशन किया, जी एच किसके बराबर आ जाएगा? जी 1 माइनस 2 एच बाई आर ई। अगर ऐसे ही हम किसी डेप्थ का केस करते हैं, इस बार डेप्थ ले लेंगे, नीचे की तरफ डेप्थ पर करें, ये यहाँ मतलब बॉडी इनसाइड द अर्थ वो है, तो वहाँ पर अगर उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर आपका क्या करेंगे? कुछ नहीं, जहाँ पे आर ई था वहाँ पर आर ई माइनस से डी कर देंगे। ये आप यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे? आर ई माइनस डी कर देंगे। तो इसे भी बाइनोमियल से एक्सपेंड किया तो कितना आया? जी 1 माइनस डी बाई आर ई, 1 माइनस डी बाई आर ई यहाँ से आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 0 हो जाती है। सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कैसे हो जाती है देखेंगे, जी डैश किसके बराबर है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई में आर ई, और जब हम डेप्थ पर जाते हैं, मतलब क्या जाते हैं, डेप्थ पर जाते हैं, तो डी किस में बदल जाता है, आर ई में बदल जाता है। और आर ई क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ द अर्थ के लगभग। रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ी चेंज हो रही है। देखो भाई डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ तो हमें वही लेनी है ना, 6400 किलोमीटर होती है, याद रखेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर डेप्थ ऑफ अर्थ पे जा रहे हैं तो डी किस में बदल गया, आर ई में, और आर ई से डी क्या करेगा, देखो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। जी डैश क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर ई होना है। अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो जी डैश किस में बदल जाएगा, जी 1 माइनस डी किस में बदल गया, आर ई में, बाई में आर ई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 माइनस 1 0, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी हाइट पर, अगर किसी बॉडी की एक हाइट पर पोजीशन की वजह से, या एक हाइट पर उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उस स्टेट में रहने की, उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे आप वर्क डन पढ़ पा रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन आप पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो वो बॉडी h1 हाइट से उठकर h2 हाइट तक जाती है। मान लो ये h1 हाइट है और वो यहाँ से, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है। वो h1 से उठाकर h2 ले जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h2 माइनस h1, h2 माइनस h1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg h2 माइनस h1। वर्क डन कितना होगा, फोर्स, mg फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h2 माइनस h1 है। अगर मान लो इनिशियली वो h1 जो था वो 0 था, भाई इनिशियली वो बिल्कुल ग्राउंड पर थी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा वहाँ पर है, mgh हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। अगर नॉर्मली पूछा जाए एंगल के साथ तो आप क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg साइन थीटा के बराबर होती है। आगे हम बात करेंगे, अगर आपको ये वर्क डन न्यूमेरिकली फॉर्म में कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे निकालेंगे, जी एम ई एम 1/r2 माइनस r1। 1/r2 माइनस r1 क्या है, ये रेडियस है, मतलब ये अर्थ के ऊपर अलग अलग पोजीशन है। जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ था, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट दे दिया r1 और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया r2, तो r1 से ले जाने में, r1 से r2 ले जाने में कितना वर्क डन हुआ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी एम ई एम 1/r2 माइनस 1/r1, ये वैल्यू आप सीधा फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो देखो भाई पोटेंशियल हमेशा याद रखना जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, माइनस जी m1 m2 बाई आर। देखो माइनस जी m1 बाई m2 बाई आर। देखो गाइज अगर ये पूरा डेरिवेशन कराता होता तो धीरे धीरे वो भी सेशन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। एक बार जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर मैं आपको पूरे डेरिवेशन बताऊँगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है। उस दौरान आपको न्यूमेरिकल भी वहाँ पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिलहाल मतलब आपको सिर्फ ये फॉर्मूले, आप नेट लेवल के लिए बात की जाए या फिर एमएनएस के लिए, तो सिर्फ आपको फॉर्मूले मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं। इफ़ वी चूज़ v इज इक्वल टू 0 r इज टेंस टू बी इन्फिनिटी। अगर हम चाहते हैं कि v 0 हो जाए तो r कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब अगर किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आना है तो उसके लिए पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक किसी बॉडी को लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। एस्केप स्पीड की बात की जाए तो देखो भाई एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है जिसके साथ अगर किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए तो वह अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाती है, ठीक है। अगर जिस स्पीड के साथ किसी बॉडी को छोड़ा जाए तो वह अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर सकती है। अगर इन्फिनिटी पर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी आपसे पूछ ली जाए तो वो कितनी होगी, वर्क डन जो इनिशियल उसका वर्क डन था प्लस मास इनटू पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल। वी एफ की बात की गई है, वी एफ क्या है, फाइनल पोटेंशियल है, वी एफ स्क्वायर बाई में 2 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वी आई जो है, वी आई मिनिमम कहाँ होगा, अंडर द रूट 2g m e बाई आर ई, ठीक है। ये इनिशियल की बात की गई है और एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी वी आई अंडर रूट 2g r। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कितनी होगी, वी आई अंडर रूट 2g r या फिर अंडर रूट g m e बाई आर ई। यूजिंग द वैल्यू ऑफ g एंड आर ई, वी मतलब एस्केप वेलोसिटी की आंसर कितना आता है, वैल्यू कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है।
ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द एस्केप, समटाइम लूजली कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी, कई बार इसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। मून की जो एस्केप स्पीड है वो कितनी है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो 5 टाइम्स स्मॉलर है अर्थ के। ये आप याद रखेंगे, HSSC वाले बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मून की जो एस्केप स्पीड है वो कितनी है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो 5 टाइम्स स्मॉलर है अर्थ से। अगर बात की जाए ऐसे ही तो भाई कोई भी अगर सैटेलाइट छोड़ा जाता है, सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते हैं और जिनका हम किसी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके के होते हैं, नेचुरल होते हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिफिशियल को हम छोड़ते हैं और कम्युनिकेशन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में, भाई जैसे अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही थी वैसे सैटेलाइट भी घूमेंगे, तो सैटेलाइट घूमेंगे तो उनका एक अपना ऑर्बिट भी होगा, उस ऑर्बिट में घूमेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी, वहाँ पर हमें यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो v जो है वो कितना आ जाएगा, GMU, जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, GME/RE प्लस HRE। यहाँ पर द स्पीड v फॉर h इजकल टू 0, द v डिक्रीजेज h। यहाँ पर जो वेलोसिटी है v वो किसके बराबर आएगी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी, GME बाय में RE प्लस एच, GME/RE प्लस एच। v डिक्रीज होगी कैसे कैसे, जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हाइट पे जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। द स्पीड v फॉर h इजकल टू 0, अगर h 0 है तो उसके लिए स्पीड v हो जाएगी। भाई यहाँ पे h को 0 रख दो तो सिंपल से स्पीड वेलोसिटी v हो जाएगी। v वेलोसिटी कौन सी है भाई, जब सिर्फ वो अर्थ से हाइट पर नहीं है, अर्थ के सरफेस पर उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल भाई टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि जो मान लो वो अर्थ से h हाइट पर है तो टोटल रेडियस कितनी होगी, RE प्लस एच, और सर्कुलर ऑर्बिट हम मान के चलेंगे तो हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, 2πRE प्लस एच बाय में वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2πRE प्लस एच बाय वेलोसिटी, ठीक है। 2πRE प्लस एच होल रेज़ टू पावर 3/2, वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के लाएंगे और यहाँ पर पुट किया तो क्या आ जाएगा, √GME। तो टी कितना आ गया, 2π√R/RE/G। अगर यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आती है, 85 मिनट्स आती है। कितने आता है टाइम पीरियड, 85 मिनट्स आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है, और v की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट की तो कितना आ गया, GMME/2RE प्लस एच आ जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वो हम पहले ही जान चुके थे, -GMME/RE प्लस एच होगा। और जो टोटल एनर्जी बात की जाए तो दोनों एनर्जी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, -GMME/2RE प्लस एच। ये आप ध्यान रखेंगे। सैटेलाइट्स आर ऑलवेज एट फाइनेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड हैंस देयर एनर्जी कैन नॉट बी पॉजिटिव और जीरो, उनकी एनर्जी कभी पॉजिटिव और जीरो नहीं हो सकती। ये निट वाले बच्चे बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट याद रखेंगे कि उनकी एनर्जी कभी पॉजिटिव और जीरो नहीं हो सकती। जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट के लिए क्या है भाई, अगर उनकी हाइट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कितनी होती है, 35,800 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, वो ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम स्टेशनरी मानते हैं और जिनका इस्तेमाल हम टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं, ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं और इनकी वैल्यू कितनी रहती है, 35,800 किलोमीटर। कितनी रहती है भाई, 35,800 किलोमीटर रहती है, ठीक है। 1962 में इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेटअप की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है। दीज आर लो एल्टीट्यूड एच सैटेलाइट बट दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। ये जो आपकी क्या थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनके बारे में बात की गई। दीज आर लो एल्टीट्यूड 500 से 800 किलोमीटर सैटेलाइट है, बट दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं और जबकि अर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो याद रखेंगे, ठीक है, ये किस में करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, वेटलेसनेस कंडीशन होती है जब आपको वेट ही फील ना हो। भाई देखो, आपको वेट कब फील नहीं होगा, जब आप किससे सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे तब आपको वेट फील नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके जो अपेरेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा, mg-a हो जाएगा, mg-a हो जाएगा। देखो वेट क्या होता है भाई, वेट एक फोर्स होती है, वेट क्या होता है, एक फोर्स होती है। और फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, मास इंटू
एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर वेट किसके बराबर होता है, mg। अब अपेरेंट वेट क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन, खुद की भी एक एक्सेलरेशन होती है, उसकी वजह से उसकी वेट के अंदर चेंज आता है। तो वो चेंज कितना आता है ये निकालना है। अगर वो अपवर्ड जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो वो कितना आ जाएगा, mg+a हो जाएगा, उसकी जो एक्सेलरेशन a है वो उसमें जुड़ जाएगी। और अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है, वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसका जो अपेरेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg-a। अब मान लो कि वो बॉडी जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है वो किसके बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है वो किसके बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो ऐसी बॉडी w डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, mg-a हो जाएगा, और a की जगह अगर हम g पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसी स्टेटमेंट वो क्या करेगा, वेटलेस से फील करेगा। समरी के अंदर आपको क्या दिया गया है, न्यूटन लॉ के अनुसार ग्रेविटेशनल g(m1m2/r²) होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी बॉडी पर अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो सभी फोर्सेस का आप क्या करेंगे, समेशन करेंगे, सम करेंगे। केपलर के 3 लॉ दिए गए हैं। पहले लॉ में बताया गया है कि हर एक प्लैनेट सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। दूसरे में बताया गया है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में एक बराबर का एरिया क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और ये बताया गया है जो टाइम पीरियड होता है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है यहाँ पर बराबर पर क्या होता है, जो टाइम स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की गई है, वो किसके बराबर होती है, gme/re², gme/re² होती है। हाइट पर कितना लेंगे, g इनिशियल 1 - 2h/re, और डेप्थ पर कितना लेंगे, g इनिशियल 1 - g/r। ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, gm1m2/r होता है, ठीक है। और अगर वहाँ पर आपसे एनर्जी की बात की जाए तो ½ mv² - gmm/r, ये क्या था, टोटल एनर्जी की बात की गई थी। और ये आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो तो √2g/r होता है, जिसकी वैल्यू 11.2 km/h होती है। गाइज मैं हर बार कहता हूँ कि डायमेंशंस और यूनिट हमेशा आपको याद रखनी होती हैं, तो प्लीज़ इन डायमेंशंस और यूनिट को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। गाइज अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स को बताना कि ऐसा ऐसा एक चैनल है जहाँ पे आप सीख सकते हैं जल्दी ही आपको। और अब से क्या कई बार क्या होता है, इस लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने जो नेट पर इश्यूज़ कर रखे हैं, मेरे अंदाजे में शायद गवर्नमेंट ने या फिर जो भी है, जो सर्वर में प्रॉब्लम आती है कई बार, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। तो गाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। जल्दी ही ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको डेली वीडियो होंगी, और कोशिश रहेगी कि इस मंथ के एंड्स तक मैं आपका 11-12 दोनों का सेशन कंप्लीट करवा दूँ। थैंक यू गाइज़ एंड हैव ए नाइस डे।